कि जो मेरा बेटा है वो कुछ करके दिखाएगा, तो वो प्रेशर कैसा लगता है? वो प्रेशर काफ़ी लगता है और काफ़ी ख़राब लगता है। और फिर कोई भी बंदा प्रेशर में है तो कोई बंदा आपकी एडवाइस नहीं चाहता। कभी कभी तो लोग होते हैं ना, वो आप उनकी हर बात सुन लो तो एक ड्रास्टिक डिसीजन ले मैं जॉब छोड़ देता हूँ। मतलब तुम्हारे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ने लगा वो चीज़ से? वो चीज़ से पूरा मेंटल प्रेशर आया। मैंने ग्राउंड में बैठे रहते हैं तो एकदम अजीब लगता है। या फिर सबसे खराब कब लगता है जब हमारे फ्रेंड्स की जॉब लगी रहती है हमारी यूनिट ऐसे, मतलब मम्मी भी सब डर गए थे और गाँव भी सब चिंता कर रहे थे। तो हम लोग कहाँ चले गए 3-4 महीने के लिए। मानो में लाइक ये उधर वक्त 2-3 चेंजेस आती है स्टूडेंट की लाइफ। एक तो 10th के बाद सबसे बड़ा चेंज आता है 12th के बाद। अब मैंने CS लिया तो एक डर होता है टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, कोई निखर जाते हैं कोई बिखर जाते हैं। सो वो फ्रीडम को आपने कैसे यूटिलाइज किया? अंदर क्या होता है हमें होता है। जैसे मेरा बचपन से कैसा रहा लाइक कि मेरा हमेशा अच्छे मार्क्स हैं और मेरा अब है ना यहाँ पे पर्सनैलिटी का मुझे डर है। ओके, मुझे यहाँ फियर सताने लगा कि अब मेरा अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो जैसे मेरा फेलियर या मेरा ड्रॉप डाउन होगा। तो फिर देखो आप पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाओ लेकिन उसको साथ उस स्किल में बढ़ाओ। क्योंकि मैंने जो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया या फिर मैं अपने आप को बहुत ही अपने अंदर रख लिया। मैं सराउंड में ज़्यादा नहीं गया। तो मुझे बचपन में और लोगों के साथ बात करनी सी और खेलने कूदने में और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ऐसा। CS लेने का जो डिसीजन था वो ऑब्वियसली वो एक इन्फ्लुएंस था कि दोस्तों है बोला, लोगों ने बोला कि भाई CS ट्रेंडिंग में ले लो। तो क्या वो सही डिसीजन था? अगर आज के टाइम पे देखे तो हाँ, डिसीजन लकीली सही निकला ऐसा। क्योंकि अब मैंने CS लिया तो एक डर होता है। अब डर क्या होता है हमें बताओ। जैसे मेरा बचपन से कैसा रहा लाइफ कि मेरा हमेशा अच्छे मार्क्स आए और मेरा अगर मेरे को जितने लोग जानते हैं ना उन सबके नज़र में मेरी पर्सनैलिटी कैसी है कि ये लड़का बहुत पढ़ता है, ये लड़का बहुत शांत है, अच्छा है और ये कुछ भी कर सकता है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। अब जब मैंने CS लिया ना तो यहाँ पे पर्सनैलिटी का मुझे डर लगा। मुझे यहाँ फियर सताने लगा कि अब मेरा अगर मैं नहीं पढ़ पाया या तो मैं जैसे मेरा फेलियर या मेरा ड्रॉप डाउन होगा यहाँ से। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, मैं सोचा कि CS में ज़रूरी क्या होता है, लैंग्वेज ज़रूरी होता है। तो जो पहला सेमेस्टर है मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। PPS जो सब्जेक्ट था मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा उसको। और मैथ्स के एक बहुत अच्छे सर थे तो उनकी वजह से अच्छे मार्क्स आ गए। तो उनकी वजह से अच्छे मार्क्स आ गए। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर भी बड़ा ख़तरनाक निकला। अब हम कॉलेज में हम 11th-12th करते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम फेल होते हैं और रिमिड होता है एग्ज़ाम, और वो स्कूल में ही होता है। अब मुझे पता नहीं था कि पहले सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर फेल होते हैं तो रिमीडियल एग्ज़ाम भी होता है, मतलब बैकलॉग जैसी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे पता चला कि बैकलॉग जैसी कोई चीज़ होती है। अब वो पहला सेमेस्टर तो मजाक में निकल गया कि मैथ्स वैसे हमने वो जो क्वेश्चन कर लिए और 3 सब्जेक्ट में पास हो गए, 2 काम निकाली, पेपर लिखा, एक मैकेनिकल और मैथ्स का पेपर लिखा, बाकी जो PPS और जो पीछे सब्जेक्ट थे उस पर हम पास हो गए। सेकेंड सेमेस्टर भी हम लोग मास प्रमोशन में पास हो गए। अब थर्ड सेमेस्टर की बारी आती है। थर्ड सेमेस्टर में क्या हुआ, एक सब्जेक्ट है DF। तो वहाँ पे ना वो मैम तो पढ़ाने आते थे लेकिन वो मैम समझा नहीं पाते थे और वो सब्जेक्ट एकदम नया था हमारे लिए, डिजिटल फंडामेंटल्स। तो वो सब्जेक्ट में चीज़ें याद रखनी पड़ती थी और मैंने कहा मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती। उस सब्जेक्ट को पास करने में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। उस टाइम मुझे लगा ही, गारंटी हुआ कि मेरा बैकलॉग आएगा ही। और उस टाइम मेरी जो नॉलेज थी उस हिसाब से मुझे क्या लगता था कि बैकलॉग होता है ना, कभी भी मेरे को ऐसा लगता था कि अपने पूरी इंजीनियरिंग में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी हायर नहीं करती। बट मेरे को ये पता नहीं था कि करंट बैकलॉग जैसी भी कोई चीज़ होती है कि करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नॉलेज हम तो उस चीज़ पर लेंगे कि क्या चीज़ें होती है। अच्छा, फिर मतलब फेलियर तो एक होता है, एक जर्नी का पार्ट होता है। सो वो फेलियर पे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने दिया? वो उसमें एग्ज़ाम टाइम में एक फ्रेंड है मानसी, तो उसने अपना पेपर बता रही थी तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत लिखा। और मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ वो 2.5 घंटे के पेपर में मैं 1.5 घंटे बैठा रहा मुंडी नीचे करके कि मेरे को कुछ मैं क्या लिखूँ। 1 घंटे मैं थोड़ा बहुत मुझे जो आता था स्टार्टिंग में मैंने वो लिखा, बाकी वो थोड़ा फ्रेंड बताए थे। मुझे इतना वो दिख भी नहीं रहा था लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत उसने जो भी स्ट्रक्चर बनाया ना उतना मैं थोड़ा थोड़ा बनाया। मैं लकीली है ना DD से पास हुआ, मतलब जस्ट पास। चलो ठीक है, एग्जाम की बात हो गई, ठीक है। मतलब समझ लो कि एक सबका डिफिकल्ट टाइम आता है, ठीक है, जिस टाइम पे हम शांत हो जाते हैं, जिस टाइम पे मतलब हम कैसा बहुत मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा कोई टाइम है जब आप बहुत मायूस हो गए हो? हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में जब इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे तो इंटर्नशिप मिल नहीं रही थी उस टाइम। और जो बड़ी बड़ी कंपनी के अगर फॉर्म भर भी रहे थे तो उनका जो पहला राउंड है वो भी नहीं निकल रहा था। उस टाइम काफ़ी मायूस, प्रेशर था, हाइपरटेंशन था। कैसे ठीक है? उसको फिर
फिर क्या हुआ, थोड़ा बेसिक बेसिक क्लियर किया, मतलब जैसे प्रोग्रामिंग में फिर ना एक आध इंटरव्यू देने का चांस मिला। एक पहला हमने सबसे पहला इंटर्नशिप किया था कि एनजे करके बिलाड़ में, तो हम पहली बार वहाँ पे गए। तो हम गए तो हमें लगा कि वो लोग तो बहुत चीज़ें पूछेंगे कि आपने क्या बनाया। उन्होंने जब बेसिक पूछा, अच्छा ये पूछते, तो उन्होंने पहली बार हमको फेल कर दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि आपने इतना अच्छा बोला कि आपको सेकंड चांस देते हैं, आप दूसरी बार आओ, ये चीज़ें पढ़ के आओ, अगर आप ये कर लेते हो तो आप इंटर्नशिप में आना। हम वहाँ पे गए, लेकिन कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं और हमें जो वहाँ काम करना, एक डिफरेंस होता है, एक बहुत डिफरेंस होता है। अब वहाँ पे क्या, अब हमें लगता है कि मेरे को फॉर ईच लूप ये सब आ गया, बट वो उसका कॉलेज में सिखाने का वो जो तरीका है वो, या उसका जो पर्सपेक्टिव, वो बहुत गलत है। हाँ, पूरा थियोरेटिकल वो बहुत गलत है, प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंस होता है उसमें। ऐसा जैसे इफ एल्स कंडीशन काम आती है, जैसे हम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम कॉलेज में क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशन को ऐसे सीखते हैं कि ये नंबर इवन है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना, और ये ऑड है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना, ये बेसिकली होता है। तो हमें हमारे पीछे का सीखने का लर्निंग क्या होना चाहिए कि इफ एल्स काम कैसे करता है। कंडीशन ट्रू, ऊपर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स तो नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये होता है, ये हमारा होना चाहिए। तब हम कंपनी में जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कंपनी में जाकर क्या चेक करूँगा कि इज ये वैलिड यूज़र है तो उसको एक्सेस दो, अदरवाइज मत दो। हाँ, मतलब देखो, हम जो पढ़ते हैं ना, हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं, और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियसली अब जहाँ पे जॉब कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो आता है। मतलब इन शॉर्ट कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो जॉब की जो प्रेशर होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज आप सबसे बड़े हो अपने घर पे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती होगी, राइट। सो सपोज कि आपके पास जब जॉब नहीं थी, हाँ ठीक है, और आपको लोग बहुत उम्मीद से देखते हैं कि जो मेरा बेटा है वो कुछ करके दिखाएगा, तो वो प्रेशर कैसा लगता है? वो प्रेशर काफ़ी लगता है और काफ़ी ख़राब लगता है, और घर पे हम जब बैठे रहते हैं तो एकदम अजीब लगता है। या फिर सबसे ख़राब कब लगता है, जब हमारे फ्रेंड्स की जॉब लगी होती है और हमारी नहीं लगी होती, वो सबसे ख़राब पॉइंट होता है। और फिर मैंने वो इंटर्नशिप की, फिर उसके बाद एक कंपनी में हम फ्रेंड्स गए, वहाँ पे हमने इंटर्नशिप की। फिर लकीली हमने कैसे ढूंढी एक जगह इंटर्नशिप, हम वलसाड़ की सारी कंपनियों में गए, और वहाँ पे हमने जाके बोला आप क्या पे वैकेंसी है। तो एक ईफी से करके कंपनी है, उन्होंने बोला कि हमारे पास जावा डेवलपर की ओपनिंग है, ऐसा एज ए फ्रेशर हम ले रहे हैं। तो मैं सोचा चलो जावा डेवलपमेंट भी कर। अब मैंने आपको इसमें भी एक चीज़ बताता हूँ कि हम कितना गलत सोचते हैं, हम कितनी चीज़ों के लिए गलत लेते हैं। तो जावा डेवलपमेंट का तो मैंने सोचा यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है, कुछ नहीं चले जाते हैं, तो वहाँ पे मैं गया, मैंने वहाँ पे किया। लेकिन मार्केट में क्या कर रहा है, मर्ज टेक का एक बूम चल रहा है कि मर्ज टेक वाले की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, और जावा डेवलपर का जो पैकेज है 7-8 लाख तक एक्सपीरियंस के साथ भी अटक जाता है। वो प्रेशर आया। फिर बीच में मैं वो काम करता था, तो हाई नंबर है, तो मैं 8-10-12 घंटे काम कर रहा था, तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा था। उसको लेके मैंने बिना सोचे समझे एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ। मतलब तुम्हारे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ने लगा वो चीज़ से पूरा मेंटल प्रेशर आया। मैंने कहा भाई लोग मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊँ। मतलब मैं दूसरों को देख के अपना डिसीजन ले रहा था। ये मतलब ये है कि यार मतलब थोड़े टाइम में है ना कि हमारा जो अगर हम बड़े हैं घर के, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन होते हैं ना, तो हमसे कुछ उम्मीदें लगा के रखते हैं, और वो उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए बहुत प्रेशर रहता है। तो ये चीज़ है कि जो भी प्रेशर है वो एक टाइम के बाद रिलीज हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो ना एक लाइफ का एक पार्ट होता है, उतार चढ़ाव होता है, वो चलते रहता है। सो आपकी फैमिली से आपको ओवरऑल कैसे सपोर्ट मिला? अगर पापा की बात करो, पापी की बात करो, अगर मैं ऐसे बताऊँ, मेरे मम्मी पापा के बारे में बताऊँ, तो उन्होंने पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी दी। लेकिन हम कुछ दूसरा करते थे, उन्होंने कभी ना नहीं बोला। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर हमेशा रखा कि पढ़ाई में मार्क्स अच्छे लाओ। या फिर हमारा क्या इंट्रोडक्शन होता था फैमिली में, तो मार्क्स ही होता था। अच्छा। और मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे और दूसरे लोग भी थे ना, वो लोग भी मार्क्स से ही जज करते थे। कि जैसे हमारे कोई रिश्तेदार वो बैठे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा, या परसेंटेज से डील होता था, ऐसा। तो मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स है ना अपने बच्चों को अब उनके मार्क्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ, ये मेरा बच्चा 10th में 85% लाया, हाँ, मेरा बच्चा 12th में 90% लाया, तो वैसे कंपैरिजन चलता है। हाँ, आपकी पेरेंट्स पे कंपेयर किया कि देखो ये XYZ का बच्चा इतना ला रहा है, तुम नहीं ला पा रहे हो? हाँ, उनसे कभी नहीं किया कि मतलब किसी और से नहीं किया, लेकिन हमेशा ये बोला कि खुद मेहनत करो, खुद अच्छे से करो। दूसरों कभी पापा मम्मी ने कभी दूसरों का नहीं बताया कि उसके इतने आए तेरे कम क्यों आ रहे। हाँ, ये बोला कि अगर वो मेहनत कर रहा है तू एटलीस्ट तू खाली मत बैठा रहे, तू मेहनत कर, ऐसा।
और ड्राइंग में मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा बचपन में। मेरी मम्मी ने बहुत ही कम उम्र से देखा कि इसको ड्राइंग में इंटरेस्ट, इसका ड्राइंग अच्छा है, तो मेरी मम्मी ने जब मैं 7 ईयर्स का होऊंगा मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब से मुझे ड्राइंग में डाला। और उस टाइम तो कलर बहुत एक्सपेंसिव थे, तो इतनी सैलरी नहीं थी पापा की उस टाइम, तो भी कैसे कैसे मैनेज करके करते थे। और मैं बताऊँ, अगर मेरे जो ड्राइंग सर थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने 1 साल की फ़ीस भी नहीं ली मुझसे थे उस टाइम, और दूसरों की जो फ़ीस थी ना उससे भी कम ली। अब मैं सर का नाम नहीं ले सकता वरना फिर सब बोलेंगे ऐसा ऐसा। तो वो एक चीज़। ठीक है, मतलब घर से अच्छा सपोर्ट रहा है तुमको, मतलब हाँ। अगर देखने जाए तो मॉम डैड इज़ वेरी सपोर्टिव, राइट। सो एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी अभी तक की ओवरऑल अगर आप जर्नी की बात करें तो आपने क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है, और क्या चीज़ में आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होना अगर मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय का अगर बताऊँ तो मेरे कॉलेज के लास्ट जो 2 ईयर थे, जो मैंने अपने कुछ अच्छे अभी हम लोग फ्रेंड्स हैं, उन जो फ्रेंड्स के साथ जो अच्छे पल बिताए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि मैं अपनी लर्निंग से चीज़ बताता हूँ, मैंने गलती क्या किया हमेशा। मैं बचपन से मैंने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। मैंने जो गलती की, आज मैंने बोल दी मेरी ड्राइंग छूट गई, लेकिन उसको छोड़ने का डिसीजन मेरा था। मतलब मैंने अपनी हॉबी छोड़ी तो उसमें मेरा गलती थी। और मैं बचपन से हमेशा मैंने अपनी पर्सनैलिटी कैसे रखी कि पढ़ाई की या ऐसे। मुझे एक चीज़ लगती है कि मेरे को हमेशा ओपन रहना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआत के 10 साल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड आप फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आप उसके बाद जो जर्नी अगर फेल होते हो तो आपको डिफ़िकल्टी देती है। क्योंकि फर्स्ट से लेकर 10th तक अपने आप को पहचानते हो, आप फेल नहीं हो रहे होते हो। उस टाइम फेलियर बोलोगे, अब मैं किसी बच्चे को बोलूँगा तू फेलियर है तो नहीं चलेगा। हाँ, 11th में आया, 12th उसने 11th लिया, उसको एक फील्ड डिसाइड करना है। वो कॉलेज में आया, उसको फील्ड डिसाइड करना है। वो कॉलेज से निकला भी तो एक फील्ड डिसाइड, लेकिन वहाँ पे सब फेलियर रेट बढ़ जाती है। ऐसा एक चीज़ थी, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको एक मौका मिले, मतलब टाइम ट्रैवल इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर आपको एक टाइम ट्रैवल का मौका मिले कि आप पास्ट में जाके कुछ चीज़ें चेंज कर सकें, तो व्हाट वुड यू रेफर? अगर अपनी लाइफ में चेंज करना है या एक सोसाइटी को अगर चेंज करना है तो पहले अपना बताता हूँ कि मुझे क्या चेंज करना है। मैंने जो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, या फिर मैं अपने आप को बहुत ही अपने अंदर रख लिया, मैं सराउंड में ज़्यादा नहीं गया। मुझे बचपन में और लोगों के साथ बात करनी चाहिए और खेलने कूदने में और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, तो वो मैं चेंज करना चाहूँगा। अगर मैं सोसाइटी की अगर बात करूँ तो मेरे को ये चेंज करना है कि आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा जब छोटा होता है तो वो जो भी कर रहा होता है ना तो वो इन्जॉय कर रहा होता है। वो इन्जॉय कर रहा है मतलब उसका इंटरेस्ट है। अगर वो डांस कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, जो भी, अगर वो ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेके भी कर रहा है ना, तो समझ उसको उसमें कुछ इंटरेस्ट है, वो कुछ सोच रहा है कि ऐसे क्या है, तो आप उस टाइम उसकी वो फील्ड देखो, आप पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ उस स्किल में भी बढ़ाओ। क्योंकि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हम सब ने कॉलेज पास किया, लेकिन कोडिंग हमने सिर्फ 6 महीने में सीखी है प्रोजेक्ट करके। अगर आप सोचो वही बच्चे को 10 साल या 5 साल वो चीज़ हो जाए तो बच्चा कितना आगे बढ़ेगा, उसका बेसिक्स कितना क्लियर होगा। तो ये ठीक है नीलेश, सो एक लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आप इस सोसाइटी को और जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी हमारे ऑडियंस है, उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को आज देखते हो, आप खुद और कोई छोटा बच्चा होता है तो एटलीस्ट उसको 2 घंटे धूप में खिलाइए, और ताकि उसकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों अच्छी रहे। और कोई भी बंदा प्रेशर में है तो कोई बंदा आपकी एडवाइस नहीं चाहता। कभी कभी जो लोग होते हैं ना, वो आप उनकी खाली बात सुन लो, तो नॉट हमेशा कि उसको एडवाइस दे दो। आप शांति से, कोई कुछ बोल रहा है सुन लो, कि वो खाली आपको अपनी मन की बात बोलना चाहता है। So thank you Nilesh, it was a great podcast, and आपने जाना है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में पूरी जर्नी कैसी होती है, क्या क्या चीज़ों को फेस करता है, उसको कैसे हैंडल करता है फ्रॉम योर 10th to 12th to ग्रेजुएशन। सो दिस इज़ ना अ होल स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट टिल नाउ, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद देन वो एम्प्लॉय बन जाता है, ठीक है। उसके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, उसको घर चलाना होता है, उसको पैसे लाने होते हैं, राइट। सो ये एक जर्नी थी जो कि नीलेश ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है यहाँ पे। सो यही चीज़ को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैंने ये पॉडकास्ट चालू किया है, जहाँ पे हम अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को लाते हैं और उनके दिल की बात जानते हैं कि व्हाट दे थिंक अबाउट देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स, द सोसाइटी, देयर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़
कीप सपोर्टिंग, एंड बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे मेरे पहले पॉडकास्ट से। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो पॉडकास्ट जाके देखें, उसमें भी काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन है। So yeah, it was a great podcast, Nilesh. Thank you so much for giving us a beautiful podcast and ये time देने के लिए. So guys, please subscribe to my channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में